टूर मिला है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये जो है एक परीक्षा है, किस चीज की? सीखने के स्तर के मूल्यांकन हेतु। और ये जो परीक्षा है ये 12 नवंबर 2021 को होनी निश्चित हुई है। इसमें कक्षाएं कौन कौन सी होंगी? इसमें कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। मैं यहाँ विशेष रूप से 8वीं कक्षा की बात कर रही हूँ। 8वीं कक्षा में 4 विषय होंगे। वो 4 विषय कौन कौन से होंगे? विज्ञान, हिंदी, गणित और सामाजिक अध्ययन। मैं यहाँ सामाजिक अध्ययन की बात कर रही हूँ। हम इस सीरीज के तहत सामाजिक अध्ययन की कॉम्पिटेंसी वाइज वीडियो बनाएंगे। आप हमें ध्यानपूर्वक देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के तहत जो कॉम्पिटेंसीज हैं वे 8वीं कक्षा के हमारे अतीत भाग 3 से संबंधित हैं और वे कॉम्पिटेंसीज हैं SST 815, 816 और 818। इन कॉम्पिटेंसीज में जो पाठ कवर किए जाएंगे वे हैं पाठ 4, 5, 6 और 7। हम एक एक करके इन सभी पाठों के प्रश्न उत्तर करते जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पाठ 4 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आदिवासी दिक्कू और स्वर्ण युग की कल्पना। प्रश्न 1 है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1870 के दशक में। दूसरा प्रश्न है, बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ? मुंडा परिवार में। तीसरा प्रश्न, मुंडा एक जनजातीय समूह कहाँ रहता था? छोटा नागपुर में। बिरसा का समर्थन और कौन से आदिवासी करते थे? संथाल और उराव। 5वां प्रश्न है, कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते थे? परती। प्रश्न 6, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती या घुमंतू खेती। प्रश्न 7, अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस रूप में वर्णन किया? जंगली एवं बर्बर। जो आदिवासी थे उनको अंग्रेज क्या समझते थे? कि ये जंगली हैं और बर्बर हैं। 8वां प्रश्न है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? बिखेरना। 9वां प्रश्न, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को किसका स्वामित्व मिला? भूमि का। 10वां प्रश्न, व्यापारी संस्थानों से कृमि कोष खरीदकर उसे कितनी ज़्यादा कीमत पर बेचते थे? 5 गुना कीमत पर। प्रश्न 11 है, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या करने का आह्वान किया? अपना शुद्धिकरण करने, शराब पीना छोड़ने के लिए तथा जादू टोने जैसी प्रथा में यकीन न करने के लिए। 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? बेवड़। प्रश्न 13, 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की मांग कहाँ बढ़ी? यूरोपीय बाजारों में। प्रश्न 14, झारखंड के हजारीबाग के आसपास के संथाल क्या पालते थे? रेशम के कीड़े। प्रश्न 15, बिहार में कोयले की खदान कहाँ है? झरिया व रानीगंज। प्रश्न 16, कौन से सन में किन्होंने बगावत की? 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1885 में संथालों ने, 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। तो ये इसमें एक ही प्रश्न में 4 छोटे प्रश्न हैं। जैसे कोल आदिवासियों ने कब बगावत की? 1831-32 में। संथालों ने कब विद्रोह किया? 1885 में। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। प्रश्न 17, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार? 1895 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और किस कारण से हुई? 1900 में, हैजे के कारण। अब हम पाठ 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है, के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे।
सबसे पहला प्रश्न है, आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। और इनको जो है आखिरी किसने कहा कि भाई ये आखिरी बादशाह होंगे, इसके बाद कोई बादशाह नहीं बनेगा, ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ये घोषणा की थी। ये फैसला लिया था कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 11 मई 1857 को। आगे है तीसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन से क्षेत्र का नेतृत्व संभाला, यानी किसने कहाँ से नेतृत्व किया युद्ध का, इस विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का? ये नंबर 1 है बिरजिस कद्र। इसने लखनऊ का नेतृत्व संभाला था, यानी लखनऊ से विद्रोह की बागडोर किसने संभाली थी? बिरजिस कद्र ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और रानी अवंतीबाई लोधी ने मंडला यानी मध्य प्रदेश से, कुंवर सिंह ने आरा जो कि बिहार में स्थित है वहाँ से, और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद से। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कि ये चीज़ क्या होती है, दरगाह क्या होती है, खानकाह क्या होती है, ईदगाह क्या होती है, कुलदेसे क्या होती है। दरगाह क्या होती है? सूफी संत का मकबरा। खानकाह क्या होता है? यात्रियों के लिए विश्राम गृह। ईदगाह क्या होता है? मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल। और कुलदेसे क्या होता है? ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। प्रश्न 5 है, अंग्रेजों ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय कब लिया? जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में। अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया? 12 दिसंबर 1911 में। यानी 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। दिल्ली कब बनी? 1911 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली और उसकी इमारत का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया? अडवई लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब लगाई गई? 29 मार्च 1857 को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश कब दिया? 1824 में। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने कंपनी की सेना में नौकरी रखने वालों का जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ेगा यह कानून कब बनाया? 1856 में। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों का खुलकर काम करने और संपत्ति जुटाने की छूट कब दी? 1830 में। अगली एक बुक है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये जो संस्मरण है ये किसने लिखा? सीताराम पांडे ने। 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। प्रश्न 13, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1801 में। और अंग्रेजों ने अवध को कब्जे में कब लिया? 1856 में। 15वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम बताओ? नाना साहिब। 16वां प्रश्न है, बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? रंगून में, और जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। 17वां प्रश्न है, 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? यानी जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय दिल्ली का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। और प्रश्न 18 है, अंग्रेजों ने लखनऊ को कब कब्जे में लिया? 1858 में। ये 5वें पाठ के प्रश्न खत्म हुए। तो सबसे पहले हम पाठ 6 के आने हैं। प्रश्न 1 है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन सी बंदरगाह का इस्तेमाल डच व ब्रिटिश करते थे? सूरत बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर। दूसरा प्रश्न में यही प्रश्न पूछा गया है कि व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह सूरत बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर। और अगर इसके पतन की बात की जाए तो 18वीं सदी में इसका पतन हो गया था। प्रश्न 3 है, कौन से
उद्योगों ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनाया? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने। प्रश्न 4, 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग पनपने के कारण उसे क्या कहा जाने लगा? दुनिया का कारखाना। 5वां प्रश्न है, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदकर कहाँ बेचती थी? इंग्लैंड व यूरोप में। प्रश्न 6, 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई कहाँ कहाँ होती थी? सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। प्रश्न 7, बारीक बुनाई वाले कपड़ों को क्या कहते थे? मसलिन या मलमल। 8वां प्रश्न है, पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ डेरा डाला? केरल के तट पर कालीकट में। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सूती कपड़े को किस नाम से बुलाते हैं? कैलिको। यह शब्द कालीकट से निकला है। प्रश्न 10 है, 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में कौन से कपड़े की जबरदस्त मांग थी? छापेदार भारतीय सूती कपड़े की। प्रश्न 11, जामदानी जो एक प्रकार का बारीक मलमल है, इसका रंग प्राय कैसा होता था? स्लेटी और सफेद, दो ही रंगों में ये होता था। अगला है प्रश्न 12, जामदानी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ थे? बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश बोलते हैं। 13वां प्रश्न है, 19वीं सदी में बारीक कपड़े पर छपाई यानी छींट कहाँ होती थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 14वां प्रश्न है, बंडाना शैली यानी बांधना, जिसको टाई एंड डाई भी बोलते हैं, के कपड़े कहाँ बनाए जाते थे? गुजरात और राजस्थान में। 15वां प्रश्न है, अंग्रेजी के सींट शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? छींट। और अगर बंडाना शब्द की बात करें तो वो बांधना शब्द से निकला है, और सींट जो शब्द है वो छींट से मिला है, छींट से निकला है। और छींट की अगर हम स्पेलिंग देखते हैं तो वो सींट जी ही बनती है। प्रश्न 16 है, बंडाना शब्द हिंदी के बांधना शब्द से जो निकला है का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गले या सिर पर पहनने वाले छापेदार गुलबंद के लिए। 17वां प्रश्न है, भारतीय कपड़े का इंग्लैंड के किन व्यापारियों ने विरोध किया? ऊन और रेशम निर्माता व्यापारियों ने। प्रश्न 18, ऊन व रेशम निर्माता व्यापारियों के विरोध के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में किसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी? छापेदार सूती कपड़े पर यानी छींट पर, जो छींट के कपड़े थे। 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1720 में भारत के सूती कपड़े पर पाबंदी लगाने वाले कानून का क्या नाम है? कैलिको अधिनियम। प्रश्न 20 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? 1764 में जॉन के ने। 21वां प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? 1786 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा, जो कि इंग्लैंड में जिसने ये आविष्कार किया था, इंग्लैंड का है ये। 22वां प्रश्न है, कोचीन में डच बस्तियां कब विकसित हुई? 17वीं शताब्दी में। प्रश्न 23, वह मशीन कौन सी है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था? वो है स्पिनिंग जेनी। 24वां प्रश्न है, 18वीं सदी का महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र के नाम बताओ। ढाका, जहां पर मलमल और जामदानी जो है इन कपड़ों का उत्पादन होता था। आगे कुछ महत्वपूर्ण बुनकर समुदायों के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से बुनकर समुदाय कार्य करते थे, यानी सूत कातने का कार्य करते थे। तो बंगाल के जो सूत कातने वाले समुदाय थे उसको तांती बोला जाता था। उत्तर प्रदेश में जुलाहे या मोमिन कहा जाता था। दक्षिण भारत में साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय के लोग बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। और जगह की अगर बात करें तो दक्षिण में मदुरा और उत्तर भारत में सोलापुर। अगला प्रश्न है, कपड़ा उत्पादन का पहला कार्य क्या था और इसे कौन करता था? सूत कातना महिलाओं के जिम्मे। प्रश्न 26 है, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए
धागे को कौन रंगता था? रंगरेज। फारसी भाषा में गोदाम जहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करते थे को क्या कहते हैं? ओरांग। प्रश्न 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखे को कब जगह दी? 1931 में, और इससे खादी को बल मिला। प्रश्न 29 है, भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1854 में बंबई में। 1900 तक जो है 84 कपड़ा मिल बन चुकी थी, लेकिन सबसे पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ थी? बंबई में। और कब? 1854 में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? 1861 में, और कानपुर में 62 में, यानी अगले ही साल। 31वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? वुड्स स्टील से, जिसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो हर चीज़ को काट देती थी। जो लोहे के ऊपर से सैनिक जो वो कपड़े पहनते थे उनको भी ये काट देती थी। ऐसी तलवार थी टीपू सुल्तान की। प्रश्न 32 है, रजहारा पहाड़ियों में दुनिया के सबसे बेहतरीन किस चीज़ के भंडार थे? लौह अयस्क के। प्रश्न 33 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को कहाँ स्थित है और इसमें किसका उत्पादन होता है? जमशेदपुर में, और 1912 में ये बनी थी कंपनी, स्थापित हुई थी, और इसमें उत्पादन होता है स्टील का। प्रश्न 34 है, जमशेदपुर कौन सी नदी के तट पर है? सुवर्णरेखा नदी के तट पर। 35वां प्रश्न है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की मांग थी? मसलिन यानी मलमल, कैलिको यानी सूती कपड़ा, और सिंच यानी छींट, तथा जामदानी यानी बारीक मलमल। 36वां प्रश्न है, मध्य भारत के गांव में वे कौन से समुदाय के लोग थे जो लोहा गलाने की कला में निपुण थे? अगरिया समुदाय। 37वां प्रश्न है, भारत का कपड़ा निर्यात कौन सी सदी में गिरने लगा? 19वीं सदी में। यहाँ दोनों विश्व युद्धों के बारे में बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 39वां प्रश्न है, भिलाई स्टील समुदाय के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में किस समुदाय के लोगों ने सहायता की? अगरिया समुदाय के। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मसलिन क्या है? मलमल। कैलिको क्या है? सूती कपड़े। सिंट क्या है? छींट। और बंडाना किस शब्द से निकला है? बांधना से। ये छठे पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अब हम अगला पाठ करते हैं। पाठ 7 का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? भाषाविद। जो विलियम जोन्स था, जो कि एक जज था, भारत में कब आया तथा उन्हें कौन कौन सी भाषाएं आती थी? 1784 में भारत आया और उसको इतनी सारी भाषाएं आती थी। कौन कौन सी? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत। इसीलिए इसको भाषाविद कहा गया है। प्रश्न 3 है, विलियम जोन्स ने किसके साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया? हेनरी कोलब्रुक था नेथेनियल हॉलहेड के साथ मिलकर। प्रश्न 4 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? 1791 में। 5वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का समर्थक कौन था? थॉमस बैबिंगटन मैकाले, जो मैकाले के नाम से प्रसिद्ध था। 6वां प्रश्न है, अरबी, फारसी व इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला? 1781 में। और किसने खोला? वारेन हेस्टिंग्स ने। जैसे हमारे स्कूल होते हैं ऐसे मुसलमानों के मदरसे होते हैं। 7वां प्रश्न है, अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम कब और किसके आधार पर पारित किया गया? 1835 में, मैकाले के मिनट्स के आधार पर। 8वां प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच, वुड का नीति पत्र कब जारी किया? 1854 में। प्रश्न 9 है, सेरामपुर मिशन की स्थापना किसने की? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे ने कलकत्ता में हुगली नदी पर इस मिशन की स्थापना की।
अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? वही मैकाले को। प्रश्न 12 है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपना गुलाम बना दिया है, ये शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी ने। प्रमुख प्राच्यवादी कौन कौन हैं? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, वारेन हेस्टिंग्स और नेथेनियल हॉलहेड। प्रश्न 14 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित कौन कौन हैं? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया? 1784 में सर विल्किंसन जोन्स ने। 16वां प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? यह है मैकाले का। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का शिक्षा के विषय में जो नोट भेजा था उसका क्या नाम था? वुड्स डिस्पैच। इस प्रश्न में 3-4 प्रश्न अंदर ही शामिल हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ स्थित है? लंदन में। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? लॉर्ड डलहौजी। और उसके नाम जो है शिक्षा का विषय में नोट भेजा था उसका क्या नाम है? वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच कब भेजा गया था? 1854 में। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, यह कथन किसका है या इस बात पर जोर किसने दिया? मैकाले ने। 19वां प्रश्न है, मेरठ व दिल्ली में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? 1857 में। 20वां प्रश्न है, 1830 के दशक में देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी ने स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम किन जिलों का दौरे पर भेजा? यानी इस व्यक्ति को कौन कौन से जिलों के दौरे पर भेजा ताकि वो रिपोर्ट तैयार कर सके कि देशी स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है? तो वो बंगाल और बिहार में भेजा था। अगला प्रश्न है, विलियम एडम ने देशी स्कूलों की शिक्षा की रिपोर्ट में क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि शिक्षा का तरीका लचीला है, फीस माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, सालाना इम्तिहान या नियमित समय सारणी नहीं होती थी, स्कूलों के लिए कोई निश्चित जगह नहीं थी, यानी जहाँ मन किया किसी के घर में या पेड़ के नीचे स्कूल लगा लिए जाते थे। और निश्चित समय सीमा सारणी इसलिए नहीं थी कि जैसे फसल होती थी तो उस समय फसलों के समय पर क्लासें नहीं लगती थी, आगे और पीछे लगती थी और माँ बाप की हैसियत देखकर फीस ली जाती थी। जो गरीब माँ बाप हैं उनसे कम फीस ली जाती थी और जो अमीर थे उनसे ज़्यादा ली जाती थी। जैसे आजकल एक फिक्स तरीका है कि सभी की फ़ीस इतनी है, ऐसा उस समय नहीं था। तो उस समय शिक्षा का जो तरीका था वो लचीला था। अंतिम प्रश्न है, कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कब किया? 1854 के बाद। ये 7वें पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर थे।